तो बच्चों आज पढ़ने वाले हैं अपन कूलम्ब्स लॉ के बारे में, है ना। अब कूलम्ब्स लॉ क्या है इसको समझना है बच्चों। देखो यहाँ पे कूलम्ब्स ने लॉ दिया था, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। इनका पूरा नाम बोल सकते हो क्या है, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, ऐसा इनका पूरा नाम है, जान सकते हो, ठीक है। इन्होंने अपने को दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना, के लिए एक एक्सप्रेशन दिया था, एक लॉ दिया था। यहां पे ये दोनों चार्ज जो है बच्चों, ये दोनों जो चार्ज है Q1 एंड Q2, वो है क्या, ये दोनों है स्टेशनरी चार्ज। क्या है, स्टेशनरी चार्ज है। स्टेशनरी चार्ज का मतलब क्या होता है, समझ गए। इसका मतलब होता है स्पीड इसका क्या है, जीरो, रेस्ट में है ये। एंड ये दोनों चार्ज जो हैं वो पॉइंट चार्ज है बच्चों। क्या है, पॉइंट चार्ज है। ओके, ये बात याद रखना। और तीसरा पॉइंट कूलम्ब्स लॉ के लिए अपने को याद होना चाहिए, वो है क्या, कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है R, दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो सेपरेशन है R, उसको 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। ये तीन पॉइंट अपने को इस कूलम्ब्स लॉ के लिए याद रखना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो कूलम्ब्स लॉ के लिए कंडीशन क्या है, तो ये तीन कंडीशन है। क्या, एक स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए, दूसरा पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और तीसरा ये जो सेपरेशन है दो चार्ज के बीच का, उसको 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। अब यहां पे कूलम्ब्स लॉ है क्या, तो कूलम्ब्स लॉ स्टेट करते हैं यहां पे अपने को कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन दिस टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of these 2 point charges and inversely proportional to square of separation between two charges, and this force act along the line joining the two charges, ठीक है। ये स्टेट करते हैं, मतलब कि इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो दो चार्ज Q1 और Q2 इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। अब मैग्नीट्यूड बोला है, मतलब समझ गए बच्चे, मतलब यहाँ पे मान के चलो ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब दोनों का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ना कि नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे अपन चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओके, और तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला था कूलम्ब्स लॉ ने, ये बोला था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of 2 point charges and inversely proportional to square of separation between them। तो ये जो सेपरेशन है R, इसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको कंबाइनली मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब बच्चों F इज इक्वल टू निकालूं तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है K, फिर हो जाएगा Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब इस K को बोलते हैं बच्चों, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इन सीजीएस सिस्टम में इस K का वैल्यू जो होता है वो होता है कितना, 1। सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू कितना होगा, 1। और एसआई सिस्टम में क्या होगा, तो एसआई सिस्टम में बच्चों इस K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका न्यूमेरिकली वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और यूनिट बोलोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब सर ठीक है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नया वर्ड लग रहा है अपने को, ये है क्या, इसको बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो नेम है फिजिक्स में, इसको बोलते हैं अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, फ्री स्पेस। तो सर ठीक है,
इस एप्सिलॉन को अपन बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ गया? लेकिन अपने को डाउट ये है कि है क्या परमिटिविटी, ये परमिटिविटी से हमको क्या समझ में आएगा? तो बच्चों परमिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है, मीडियम का प्रॉपर्टी होता है परमिटिविटी, जिसके कारण दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको ये रिड्यूस करता है। यदि किसी मीडियम में चले गए, एयर एक मीडियम होता है, फ्री स्पेस मतलब कि देखा जाए फ्री स्पेस मतलब दो चीज लेते हैं अपन, वैक्यूम या एयर, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को छोड़ और किसी मीडियम में चले गए, वाटर के अंदर चले गए, ठीक है। तो वाटर में जो परमिटिविटी होता है, वाटर का परमिटिविटी जो होता है वो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, जिसके कारण परमिटिविटी ज्यादा होने के नाम से ये क्या करता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है उसको रिड्यूस कर देता है। अब उसको रिड्यूस कर देता है, समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं, ठीक है। और इसको ज्यादा बारीकी से समझना है तो बच्चों ये सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर से पहले टॉपिक बताएंगे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये है ना प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है करके, जिससे इसमें पोलराइज होता है, वहां पे डाइपोल आइपोल सब आएगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो अपोज करेगा, बताएंगे उस टाइम, ठीक है। अभी इतना समझो कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, और ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है यदि यहाँ नॉट लगा है तो, ठीक है। मतलब कि मेरे को समझ में आ गया के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू जो होता है न्यूमेरिकली 9 × 10⁻⁹ होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे समझते हैं। और आगे क्या, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे के का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर दूंगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, Q1 Q2 बाई ये हो जाएगा R², ये हो गया। अब मान के चलो बच्चों ये किसका है बताओ, ये है ना, जब दो चार्जेस कहाँ पर रहेगा बताओ, इन एयर और वैक्यूम में रहेगा। किसमें रहेगा, एयर और वैक्यूम में रहेगा, तब ये रहेगा, है ना। और किसी मीडियम में आ गया तो मीडियम में आ जाएगा तो 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की जगह बच्चों अपन एप्सिलॉन रखेंगे, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R², ठीक है। नॉट हट जाएगा यहाँ से, तब इसको बोलते हैं, है ना, इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा ये होगा। तो सर इस एप्सिलॉन जो है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पे एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा? तो देखो बच्चों एक बात बताते हैं, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन इस एप्सिलॉन का वैल्यू इतना नहीं होगा, क्यों? ये वाला वैल्यू जो है वो एयर या वैक्यूम का मिलता है, इतना वैक्यूम का वैल्यू होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इतना होता है, ये जो कि सबसे कम होता है बच्चों वैल्यू। इसका वैल्यू सबसे कम कहाँ पे होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का वैल्यू सबसे कम कहाँ होता है, वो होता है एयर या वैक्यूम में। लेकिन यहाँ पे जो एप्सिलॉन है बच्चों ये किसी मीडियम का है, और किसी मीडियम का जो एप्सिलॉन परमिटिविटी होता है उसका वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इस एप्सिलॉन का वैल्यू मैं 8.85 × 10⁻⁻12 नहीं बोलूंगा, इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को बच्चों मैं के बोलता हूँ, और इस के को बोलते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। थोड़ा देर हम समझाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ में आया, ये एप्सिलॉन जो है इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, मेरे को ये समझ में आ गया, ओके, ये मेरे को समझ में आ गया कि सर हमको कूलम्स लॉ के बारे में याद रखना है तो अपने को 3 पॉइंट पहले पता होना चाहिए। 3 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट ये है, इसके लिए कूलम्स लॉ के लिए ये बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, एक कंडीशन है जो अपने को पता होना चाहिए। तो 3 कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन ये है कि जो चार्ज है उसको क्या होना चाहिए बच्चों, चार्जेस को क्या होना चाहिए, स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए। स्टेशनरी चार्ज मतलब उसका स्पीड 0 हो, रेस्ट में हो चार्ज। और दूसरा पॉइंट क्या याद होना चाहिए अपने को, दूसरा पॉइंट ये है कि जो दो चार्ज है वो दोनों चार्ज को पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो सर पॉइंट चार्ज ठीक है, समझ में आ गया, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या है पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉइंट चार्ज उसको बोलते हैं जो चार्ज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटा हो। मान चलो ये r 10 मीटर है
तो इस चार्ज का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए वैल्यू, है ना। तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज बहुत छोटा होगा, तब इसको बोलेंगे अपन पॉइंट चार्ज, है ना। जैसे कि मान के चलो ये एक चार्ज है, अब ये एक चार्ज है बच्चों, अब ये चार्ज है, ठीक है, इतना बड़ा चार्ज है, यहाँ पे ले लिया मैं, तो ये डिस्टेंस देखो, इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ये पॉइंट चार्ज होगा क्या, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा। अब देखो ये डिस्टेंस को मैं इतना दूर ले आया, अब बहुत ज्यादा दूर है ये आर का वैल्यू जो है इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है। ये आर का वैल्यू क्या है, इसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है इसके कंपैरिजन, इसके साइज के कंपैरिजन में, तब ये पॉइंट चार्ज कहलाएगा। अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा इफ आर का वैल्यू बहुत कम है, आर का वैल्यू बहुत कम है, यहाँ पे है आर का वैल्यू बहुत कम है, तब ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा, बट आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये पॉइंट चार्ज होगा। मतलब डिस्टेंस के कंपैरिजन में कोई भी चार्ज का साइज क्या होना चाहिए बताओ, बहुत कम होना चाहिए, तब वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज भी मेरे को समझ में आ गया। तो 3 पॉइंट बताया था, उसमें पहला पॉइंट ये हो गया, चार्जेस को क्या होना चाहिए, स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए, और चार्जेस को क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि ये जो सेपरेशन है दो चार्ज के बीच में, उसको क्या होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उतना बस कंडीशन पता हो। फिर कूलम्ब लॉ अपने को बोलते हैं क्या, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस। ठीक है, और ये फोर्स किधर एक्ट करता है, तो ये फोर्स एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्ज। मतलब ये 2 चार्ज है, ये Q1 और ये Q2, तो इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है ये, तो इसी में एक्ट करता है। तो ये Q1 के नाम से जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, और Q2 के नाम से जो फोर्स होगा इस पे वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें, क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म समझते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए बच्चों थोड़ा सा मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन है ना प्लेन लेता हूँ। ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, x y z हो गया सर। मान चलो बच्चों यहाँ पे एक चार्ज है Q1 जो पॉइंट A पर है, और यहाँ पे एक चार्ज है क्या, Q2 जो एक पॉइंट B पर है, और ये हो गया ओरिजिन। तो बच्चों ओरिजिन से इस पॉइंट A का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, तो इसको OA बोलेंगे ऐसा। ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, या चार्ज Q1 ऐसा बोल सकते हैं। इसको ले लेते हैं R1 वेक्टर। अब O से लेकर B को मैं ऐसा मिला दूं, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 हो जाएगा। फिर मान के चलो मैं यहाँ से यहाँ मिलाया ऐसा, तो देखो कहाँ से कहाँ अप्रोच कर रहा है, Q1 से Q2, तो 1 से 2 गया, तो ये 1 से 2 गया, इसलिए R12 बोलूँगा। अब देखो बच्चों ये जो चार्ज Q1 है इस चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे, है ना, Q1 चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलेंगे Q2y। मतलब इसको बोलेंगे क्या, ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो इसको बोलेंगे क्या, ये 2 मतलब कि जिस पे फोर्स लग रहा है, और 1 मतलब कि जो फोर्स लगा रहा है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, अब वैसे ये Q2 चार्ज जो है Q1 पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन लगा रहा होगा, तो इसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसको बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 बोलेंगे। ओके सर। अब जैसे कि मान चलो मैं यहाँ से यहाँ अप्रोच किया, कहाँ से, Q1 से Q2 अप्रोच किया, तो R12 है। अब मान चलो मैं यहाँ, है ना, Q2 से Q1 अप्रोच किया, Q2 से Q1 अप्रोच करूंगा, क्या हो जाएगा, R21, क्योंकि 2 से 1 जा रहे हैं और ये 1 से 2 जा रहे थे, इसलिए R12 दिया है। ओके सर, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से ये ट्राइंगल को देखो ध्यान से, मैं गया O से, कहाँ गया, A, ये डायरेक्शन है एरो का। फिर यहाँ पे देखो मैं A से B गया, तो इसको R12 लिखा हूँ, ये R1 है। ठीक है, कहाँ गया, B। अब देखो वेक्टर में क्या होता है, 2 वेक्टर यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो। ये क्या है, R2 वेक्टर। मतलब कि क्या है बच्चों, मतलब कि ये है R1 से मैं चला कहाँ, R12 वेक्टर। अब
R1 से R12 चला, R1 ऐसे चला, फिर R12 चला। अब इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, फाइनल लाइन ये है, तो इस लाइन को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो मतलब ये क्या होगा, ये इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल आएगा, तो इसको बोलेंगे R2 वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन लॉ होता है। तो R12 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो R1 प्लस में इधर जाके माइनस में, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। इसको मैग्नीट्यूड लूंगा तो R12 वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। ओके सर, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब आगे देखेंगे, इसी का अपोजिट ले लिया बच्चों, और इसी का अपोजिट मतलब देखो ये ऐसा था, ओरिजिन से मैं ऐसा चला था। अब मान चलो इस बार ओरिजिन से मैं चला कहाँ, बी, पहले बी चला, फिर बी से किधर चला, ए, बी से किधर चला, ए। अब बी से देखो यहाँ से यहाँ चला तो ये हो गया R2 वेक्टर, और बी से ए चला उल्टा, बी से ए चला क्या है R21 वेक्टर, तो यहाँ क्या आएगा R21 वेक्टर आएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन कौन सा होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब क्या होगा, ये R1 जो है, ये R1 जो है इन दोनों वेक्टर को जोड़ रहा होगा। तो R1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, या सॉरी यहाँ पहले चले गया R2 वेक्टर, फिर प्लस R21 वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर को जोड़ने वाला लाइन कौन सा है, R1 वेक्टर, इसलिए इक्वल आएगा R1 वेक्टर के। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, तो प्लस R2 इधर किस में आएगा, माइनस R2 में आएगा। इस तरीके से तुम बोल सकते हो ये R21, या मैग्नीट्यूड लोगे तो R21 इक्वल्स टू आ जाएगा ये मैग्नीट्यूड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इतना समझ में आया, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, सिंस यहाँ पे इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो R12 इक्वल टू R2 माइनस R1 है, और R21 इक्वल टू क्या है R1 माइनस R2। मतलब ये क्या है, 2 क्या है फाइनल पोजीशन, 1 क्या है इनिशियल, इनिशियल से फाइनल, 1 से 2 जा रहा है, इनिशियल टू फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल है कि नहीं है, वैसे यहाँ पे 2 से 1 जा रहा है, मतलब इस बार इनिशियल क्या है 2 और 1 क्या है फाइनल, तो फिर क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 1 माइनस 2, हमेशा याद रखो, ऐसा लिखते हैं। अब इन दोनों को देखो, तो इन दोनों को देखो, ये दोनों इक्वल है, बट बस फर्क इसमें ये है R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2, मतलब माइनस का फर्क है। तो R12 वेक्टर जो इक्वल है किसके बताओ, नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर के इक्वल है। समझ में आया बात इतना। तो सर मैं सिर्फ यहाँ बताया किसको, किसके बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में, इन दोनों चार्ज के बारे में बताया। अब एकदम आसान है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको R12 वेक्टर बोलते हैं। तो R12 वेक्टर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q1 Q2 बाई, बच्चों यहाँ पे R कौन सा लेंगे, देखो 1 2 किसके नाम से आ रहा है, तो 1 2 मतलब ये रहा, 1 2 मतलब कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है Q1 पे। मैं किधर किधर जा रहा हूँ, Q2 लगा रहा है Q1 पे, मतलब इधर जा रहा हूँ, इधर, और इधर गया तो ये वाला आएगा वैल्यू, कितना है R21, तो डिस्टेंस आ जाएगा R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, और इनटू बच्चों अब ये वेक्टर है, फोर्स तो वेक्टर है, डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन के लिए अपन रख देंगे यूनिट वेक्टर ऑफ दिस R21 वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर ले लिया, ये इसको शो कर देगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगा। एंड फोर्स 21 वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय, अब देखो 21 मतलब क्या है, 21 मतलब कि 2 पर फोर्स लगा रहे हैं Q1, तो Q1 Q2 लगा रहा है, कहाँ से आ रहा हूँ, Q1 लगा रहा है Q2 पे, Q1 लगा रहा है Q2, मतलब Q1 से इधर आ रहा हूँ, तो कौन सा वैल्यू लेंगे R12, यहाँ पे आएगा R12 वेक्टर का स्क्वायर, और इसी के डायरेक्शन में होगा ये फोर्स, तो R12 वेक्टर के क्या इक्वल होगा। अब बच्चों ऊपर जानते हैं ये जो है वो इसके नेगेटिव के इक्वल है, मतलब ये जो है इसके नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, मतलब ये मान के चलो ये डायरेक्शन में है, ये किसको शो करेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट है, मतलब ये फोर्स भी एक दूसरे क्या होगा अपोजिट। तो देन बोल सकते हो यहाँ पे तुम क्या, F12 वेक्टर जो है माइनस F21 वेक्टर के होगा। F12 वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, माइनस F21 वेक्टर के, मतलब कि ये दोनों फोर्स है क्या बताओ, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि जो चार्ज 2 है, चार्ज 1 पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स चार्ज 1 जो है 2 पे लगा रहा है, बट माइनस मतलब ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में देखो 1 2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो 2 1 पे उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये दोनों इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये कोलम्बिक फोर्स है, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या है, ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स
थर्ड लॉ। तो कूलम्स लॉ बच्चों याद रखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ का क्या करता है, ओबे करता है। क्लियर है? ओके, तो मेरे ख्याल से तुमको ये समझ में आया होगा क्या वेक्टर फॉर्म ये होता है। ओके, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। मेरे को कुछ पॉइंट पता होना चाहिए कूलम्स लॉ के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स पता चलता है अपने को कूलम्स लॉ से। इसको मैं लिख देता हूँ आईएमपी पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये है कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ या कूलम्बिक फोर्स बोलो, कूलम्बिक फोर्स जो होता है इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मेरे को पता होना चाहिए। तो जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सर ठीक है, मान लिए कूलम्बिक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्ज के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। क्यों? तो बच्चों इस बात को मैं प्रूफ करूंगा थोड़े से देर में। मैं वहां पे कंपेयर करूंगा, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, इतने के बीच में देख सकते हैं। वहां से पता चल जाएगा कि जो कूलम्बिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा अभी वेट करो, अभी बस ये समझो जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेस, क्या ओबे करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है सर, ये क्लियर है। तीसरा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इज अ कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे दो टाइप का फोर्स होता है, 11th क्लास में पढ़े थे। एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जैसे कि फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन यहाँ पे बाकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है तुम्हारा, है ना, वो क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इतना दिमाग खराब। ओके सर, फोर्थ पॉइंट पता होना चाहिए अपने को, है ना, कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, कूलम्बिक फोर्स, है ना, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है बताओ? फॉलो करता है, ओबेस करता है बोल सकते हो। और पॉइंट पता होना चाहिए अपने को क्या, ये कूलम्बिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इज अ सेंट्रल फोर्स होता है बच्चों। ये सेंट्रल फोर्स होता है, याद रखना, सेंटर पे एक्ट करता है। ठीक है, दो चार्ज के सेंटर पे एक्ट करता है, सेंट्रल फोर्स होता है। इतना पॉइंट अपने को पता चलता है क्या, कूलम्स लॉ से या कूलम्बिक फोर्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और है, यहाँ पे मैं बोलूंगा इसको लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। मतलब कूलम्स लॉ कहाँ पे वैलिड है, कहाँ तक करेक्ट है, उसके बाद करेक्ट नहीं होगा। जैसे कि बच्चों देखा जाए, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन में पहला पॉइंट ये है, टू चार्जेस शुड बी क्या होना चाहिए बताओ? स्टेशनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी मतलब रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये दो चार्ज को क्या होना चाहिए बच्चों? पॉइंट चार्ज। टू चार्जेस, है ना, आर, है ना, नहीं ऐसे बोलते हैं, कूलम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। यहां भी बच्चों इसको मैं सुधार दे रहा हूं, क्या
कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। और तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर separation between two charge greater than 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है किसके लिए बताओ, फॉर सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर। तो इतना बात अपने को कूलम्ब्स लॉ से पता चलता है। ठीक है, तो इतना अपने को पता चल गया। ठीक है सर, ओके। ओके, अब बच्चों देखने वाले हैं अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसको और बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटीज, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है सर, बोलते होंगे क्या है ये बताओ आप। देखो बच्चों, ये दो चार्ज है Q1 Q2, पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, दोनों बीच का सेपरेशन R। इसके चारों तरफ जो मीडियम है बच्चों वो क्या है बताओ, वैक्यूम। क्या है, वैक्यूम या फिर एयर बोल सकते हो। ठीक है, ये बात समझो। ओके सर, तब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है मान चलते हैं उसको बच्चों, उसको बोलेंगे फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। मान के चलो ये दो चार्ज मैं यहां पे लेता हूं फिर से, Q1 Q2, और इसके बीच का सेपरेशन कितना है R। अब यहाँ पे जो मीडियम है इन दोनों के बीच में, वो मीडियम मान के चलो कोई सा भी मीडियम, एनी मीडियम बोल सकते हैं। अब एनी मीडियम मतलब वाटर हो सकता है यहाँ पे, और भी दूसरा मीडियम हो सकता है, मटेरियल मीडियम हो सकता है। ठीक है, एनी मटेरियल मीडियम बोल दो, मटेरियल मीडियम। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा दो चार्ज के बीच में उसको बोलेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम, तो इसको मीडियम में बोल दूंगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं बच्चों कैसे, कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन एनी मीडियम। तो क्या बोला मैं, तो ये बोला कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, वो रेशियो होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यहां से तुम एक बात बोल सकते हो, क्या बात बोल सकते हो, कि जो फोर्स इन मीडियम है, ये मीडियम में जो फोर्स है उसको यहाँ पे ले जाओगे, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका क्या हो जाएगा, K टाइम रिड्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ बोल सकते हो क्या, फोर्स इन एनी मीडियम, मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है एनी मीडियम में, वो क्या है बताओ, इज reduced by K times या 1 by K times as compared to force in vacuum। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है सर, अब देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब समझ में आ रहा है, ये किसी मटेरियल का होगा, मीडियम मटेरियल बोल सकते हो, या फिर इसका जनरली अपन देखेंगे यूज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो कैपेसिटर में देखेंगे बच्चों। ये कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं। इस मीडियम को डालने से क्या होता है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज करने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अपन यूज करते हैं। तभी समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको वहीं पे देखेंगे। ठीक है, कैपेसिटर वाले टॉपिक में अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है अपने को। तो इतना बस समझो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ना। वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है और किसी मीडियम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। ओके सर, अब देखो इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं। तो मान चलो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम में परमिटिविटी होता है। अब ऐसे यहाँ पे निकालूंगा तो कितना आएगा, 1/4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्यों, क्योंकि किसी मीडियम में जो परमिटिविटी होता है वो एप्सिलॉन होता है, वो चेंज हो जाता है वैक्यूम के कंपेरिजन में, ठीक है। तब बच्चों इस फोर्स के फॉर्मूला में रखा मैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूला में रखा, तो फोर्स इन वैक्यूम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मीडियम में लग रहा है वो कितना है, देखो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी एप्सिलॉन है ये, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कटा, Q1 Q2 कटा, 4/4 पाई कटा, तो K इक्वल टू कितना आएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। ये उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। इसी के को अपन एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। सर एप्सिलॉन आर है क्या, तो एप्सिलॉन आर का नाम जानते हो बच्चों, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। क्या है ये, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक और डेफिनेशन हो जाएगा, एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या फिर रिलेटिव परमिटिविटी का, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू दी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। तो किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और एयर या वैक्यूम का, है ना, परमिटिविटी का क्या होता है बताओ, रेशियो कहलाता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। और यहाँ से तुम एप्सिलॉन का वैल्यू निकालोगे बच्चों, इस एप्सिलॉन का वैल्यू निकालोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू, है ना, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दिमाग में होना चाहिए इस टाइप से, ठीक है सर, होना चाहिए। अब देखो किसी मीडियम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मीडियम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एप्सिलॉन का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ क्या, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने को मिल जाएगा क्या, किसी मीडियम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। इसको जमा के लिखेंगे तो 1/K बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1/K, और ये वाला वैल्यू देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू है वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है, तो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हो किसी मीडियम में ये क्या हो जाएगा, किसी मीडियम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो क्या होता है, वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका 1/K टाइम्स होता है, ठीक है। ओके ओके सर, समझ में आ गया इतना। तो अब आगे और समझते हैं। फिर अब आगे क्या, आगे एक एग्जांपल देता हूं। मान चलो, है ना, जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम वो है बच्चों कितना, इज F इज इक्वल्स टू कितना है, 10 न्यूटन। कितना है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन नहीं ले रहे हो, एक काम करो 8 न्यूटन ले लो, 8 न्यूटन। देन फाइंड फोर्स बिटवीन these two charges, है ना, एट सेम सेपरेशन इन वाटर। और यहां बच्चों तुमको दिया है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80। ये 80 पॉइंट कुछ होता है, इसको 81 भी ले लेते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं 80 दिया हूं। तो यहां पे देखो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे गिवन है क्या, मेरे गिवन है क्या, फोर्स इन वैक्यूम, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स इन वैक्यूम है वो कितना है बताओ, 8 न्यूटन है। कितना है, 8 न्यूटन है। एंड मेरे को वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, 80। मेरे क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है मीडियम में दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। देखो मीडियम में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वैक्यूम के फोर्स का 1/K टाइम्स होता है। मतलब क्या होता है, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उसका 1/K टाइम्स होगा। तो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है ना, उसको निकालते हैं। देखो तो वैक्यूम में कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। K का वैल्यू कितना है वाटर में, वाटर का 80।
इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 से 1 टाइम में, 8 से 10 टाइम में, मतलब 1/10, दैट मीन्स कितना आएगा, 0.1 न्यूटन। तो देखो बच्चों, वैक्यूम में 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वैक्यूम में 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, बट किसी मीडियम में, मतलब कौन से मीडियम में, वाटर में, वाटर में वही दो चार्ज के बीच में सेम सेपरेशन पे कितना फोर्स लग रहा है, 0.1। तो समझ रहे हो मीडियम कितना रिड्यूस कर दिया, मीडियम कितना रिड्यूस कर दिया, बताओ इसको, कितना रिड्यूस कर दिया, बहुत टाइम्स रिड्यूस कर दिया, 80 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, किसको, फोर्स को। क्यों, क्योंकि उस मीडियम का प्रॉपर्टी है, क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, फोर्स को रिड्यूस करना, किसके बीच का, दो चार्ज के बीच का, ठीक है, इसी नाम से ये रिड्यूस हो जाएगा। ओके सर, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको समझ में आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, क्या बता रहा है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, कितना फैक्टर से रिड्यूस करता है, 1/k टाइम्स, है ना, रिड्यूस करता है। ओके, मिटा देते हैं इसको। ओके बच्चों, अब देखते हैं अपन कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इसके बीच में कंपैरिजन देखते हैं, क्या देखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बोल, सॉरी, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force. Between two electrons देखना है, कुछ भी ले सकते हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, प्रोटॉन ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन तो ले रहा हूँ। देखो बच्चों, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को पता होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना होता है, ठीक है सर। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कितना आता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है, ओके सर, ओके। और पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है वो कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 क्या होता है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है ये, ठीक है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है सर। अब बताते जाओगे, तो मान के चलो बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मास मान के चलो m ही है, इसका भी मास m ही है, दोनों के बीच का सेपरेशन मान के चलो तो मैं कितना लेता हूँ, 1 मीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना ले लिया, 1 मीटर में, ठीक है सर। अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है, 1/4πε0, ये हो जाएगा E × E/r²। तो r क्या होता है, तो r का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर, या r² ले सकते हैं, ऐसी चीज, 1 मीटर नहीं लोगे, r लोगे तब भी चले गए, वैसे भी कट जाना है उसको। और यहाँ देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो चार्ज के बीच में कितना लग रहा है, वो होता है G m1 m2, मास m है, मास m है बाय r² हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 E × E अपॉन r² अपॉन ये कितना है, G me × me बाय r², तो r² कटा, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, तो Fe बाई G, इसका वैल्यू होता है 9×10⁻⁹, E का वैल्यू तो 1.6 × 10⁻19, सेम उसका भी होगा 1.6 × 10⁻19, कितना होगा, यस सर, अपॉन G का वैल्यू होगा 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है, इसका भी सेम होगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा,
एक काम करते हैं, इसको अलग से ही लिख दे रहा हूँ मैं, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है सर। अब बच्चों जब इसको कटाओगे तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट आता है, ठीक है, इन सबको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आता है 2.27 10⁻39 आता है, इतना आएगा। इसको नियरली इक्वल टू तुम बोल सकते हो F/Fg इक्वल टू 10⁻39। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 10⁻39 टाइम्स होता है किसका बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो समझ रहे हो बात को। जैसे कि मान चलो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो पता है, तो इसमें 10 रखो 10⁻40 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, ये 10 है, एक जीरो, एक के बाद है ना, 1 के बाद एक जीरो है बस। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके कंपैरिजन में कितना है पता है, एक के बाद कितना, 40 बार जीरो, इतना ज्यादा है। मतलब तुम्हारे पास है ना 10 रुपए है, तो सोचो इसके पास कितना है, 10⁻40, मतलब एक के पीछे 40 बार जीरो लगाओ, इतना ज्यादा होता है। तो मजाक है, इसलिए बोलते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एस है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद रखना। ठीक है, वो अलग अलग वैल्यू भी आता है किसके लिए, जैसे प्रोटॉन हो गया तो अलग आ जाएगा, शायद 40 या 42 आता है टाइम्स आता है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो यहाँ पे, बस सेम टू सेम सॉल्व करना है, बस वैल्यूज अलग हो जाएगा। प्रोटॉन आएगा तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा भारी होता है। ओके।